हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो बीच में काफी सारे टॉपिक छूटे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने क्या कहा था कि जो टॉपिक पहले पढ़ना वो बता देना, तो कुछ बच्चों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की डिमांड की थी, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले। ओके, तो बात की जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही आसान सिस्टम है, लेकिन बहुत ही लेंदी है, काफी बड़ा है, मींस इसके कई पार्ट्स बनेंगे। पहले सोचा था कि इसको स्क्रीन पे लिया जाए तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम और कुछ नहीं, प्रॉब्लम यह है कि जैसे जो डायग्राम मैंने बनाए हैं, हैंडमेड डायग्राम और हैंडमेड नोट्स, ये ज्यादा आसान होते हैं तुमको नोट्स बनाने के लिए। अगर मैंने कोई फिगर लगा दिया बुक का, वो तुमको समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाना है। इस तरह से बना के बता दूंगा, सारे हैंडमेड रहेंगे। ठीक, देखता हूं कहां तक कोशिश करता हूं कि बोर्ड पे पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ता है, बहुत समझ आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी। तो शुरू किया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी सेल्स। सेल्स मिलके बने क्या? सेल्स मिलके बने थे हमारे, भाई देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम लोगों ने सेल पढ़ी, सेल मिलकर बने टिश्यू, टिश्यू मिलकर बने ऑर्गन, और कई ढेर सारे ऑर्गन मिलके बने सिस्टम। ठीक, कौन सा सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो सिस्टम लगा है, इट मींस कोई एक पार्ट इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक, तो ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहली चीज आती है एलिमेंट्री कैनाल। देखो ये फिगर देख लो ध्यान से, बहुत अच्छे से, कि भाई माउथ है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में ही मैक्सिमम सारा का सारा काम इसमें होता है, जिसको क्या बोलते हैं? आहार नाल, फूड पाइप, है ना। तो ये हमारी जीआईटी ट्रैक बोल सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल सकते हो, ये कई नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बनता है एलिमेंट्री कैनाल प्लस एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में ही, अब एलिमेंट्री कैनाल किसे बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है, एक ओपनिंग से शुरू होता है बॉडी की, और बॉडी की दूसरी ओपनिंग एनस, पहली ओपनिंग से शुरू और दूसरी ओपनिंग पे खत्म। ये जो पूरी ओपनिंग है, ये पूरी ये पूरा का पूरा डबल ओपनिंग सिस्टम जहां पे भी होता है, किसमें? जैसे जिसमें डबल ओपनिंग सिस्टम है, टू ओपनिंग सिस्टम है, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमंस में क्या है? माउथ से शुरू है एनस तक, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बीच में बहुत कुछ है, जैसे माउथ हो गया आपका, फेरिंग्स हो गया। अब ये फेरिंग्स क्या है? खाना खाते हो तो ये क्या है? फेरिंग्स क्या कॉमन पोर्शन होता है, कॉमन पोर्शन है फूड और एयर के लिए। देखो आराम से समझते जाओ, जिस तरह समझा रहा हूं ध्यान लगा के सुनोगे। देखो बचपन से डाइजेशन सुनते आ रहे हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ समझते आ रहे हैं, तो काफी कुछ आइडिया है। बस ये है कि जहां पे कोई कंफ्यूजन है वो मैं दूर करता चलूंगा। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है लगभग 9 मीटर लंबी, कितनी? 9 मीटर लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल आपकी बॉडी की पूरी। ओके, तो बात किया जाए इसकी किसकी? पाचन तंत्र। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? फूड और एयर का कॉमन स्पेस होता है फेरिंग्स। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आता है भाई? इसोफेगस। देखो लिखते चलो यहां पे, क्या हो गया भाई? माउथ हो गया, दूसरा क्या हो गया? फेरिंग्स हो गया, है ना। तीसरा क्या हो गया? इसोफेगस हो गया। उसके बाद क्या आया? स्टमक। ये किसके पार्ट लिखे जा रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स हैं उनकी बात की जा रही है। स्टमक हो गया। ठीक, स्टमक के बाद क्या आया? स्टमक कैसा है? एक चीज और, स्टमक जे शेप्ड है। देखो स्टमक कैसा है? जे शेप्ड है। ठीक, तो ये जे शेप का स्टमक, स्टमक खुलता कहां पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी 3 पार्ट से,
ये देखो सी शेप है, क्या है? सी शेप है। जो सी शेप है इसको क्या बोलते हैं? यह है डिओडिनम। यह होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट सी शेप। ठीक, फिर दूसरा पार्ट क्या है? जेजिनम। जेजिनम जो पार्ट होता है वो हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज इलियम। ये तीन पार्ट से मिलकर बना है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जेजिनम, इलियम। जो आपका इलियम है, ठीक, ये इलियम यहां पे खत्म होता है। जहां पे खत्म हुई स्मॉल इंटेस्टाइन वहां से शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है दैट इज सीकम। इसको ब्लैंक सैक बोलते हैं, जिसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रहता है। ठीक, तो कहते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, तो वो कहां रहता है? सीकम पार्ट में। सीकम पार्ट, यहीं पर एक छोटा सा वेस्टिबुलर पार्ट जो वेस्ट हो चुका है सीकम से ही जुड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो हमारे पूर्वज थे वो पहले क्या है? कच्चा खाना खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, जिससे उनको जरूरत पड़ती थी सेल्यूलोज डाइजेशन की। किसकी? सेल्यूलोज डाइजेशन की। वहां पे ये हेल्प करता था। आज की डेट में इसका शरीर में कोई काम नहीं है, किसी भी तरह का नहीं, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट क्या हो गया? सीकम हो गया। फिर सीकम के बाद ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ऊपर की तरफ उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। और फिर ये जो इस तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद इधर से देखो ये जो आ रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलन। क्या? डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद फिर सिग्मोइड कोलन। कौन सा? सिग्मोइड। कितने तरीके के कोलन हो गए आपने पढ़ लिए भाई? एक तरीके का पहला है ना, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन दूसरा, 1 2 फिर 3 एंड सिग्मोइड कोलन। तो कोलन कितने हुए? 4। यानी जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट सीकम, दूसरा पार्ट कोलन। कितना बड़ा पार्ट है? उसके कितने पार्ट देखे? 4 पार्ट देख लिए। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। बहुत सारी बुक्स में 3 पार्ट है, सिग्मोइड कोलन नहीं दिया है, लेकिन जो भी एडवांस बुक्स है वहां पे सिग्मोइड कोलन भी ऐड किया गया। ठीक, फिर यहां से फूड होते होते जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल है वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है। उस पोर्शन को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। जो यहीं पे क्या, जितना भी वेस्ट मटेरियल, बदबूदार मटेरियल, खराब मटेरियल जो बॉडी में किसी काम का नहीं है, जिसको एक्सक्रीट करना है, वो कहां पे स्टोर होता है? रेक्टम में। और जब प्रेशर ज्यादा बनता है तो आपको पॉटी जानी पड़ती है, और पॉटी जानी पड़ती तो एनस के थ्रू वो सारा का सारा खाना बाहर चला, मींस जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो पहली ओपनिंग माउथ से लिया और एनस से बाहर कर दिया। ठीक, तो माउथ टू एनस पूरा है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, और यही सारे बीच के जितने भी बीच में है ये सब के सब परफॉर्म करते हैं आपका डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो ग्लैंड डाइजेशन परफॉर्म करती हैं, लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लैंड्स हैं उनसे डाइजेशन सिर्फ परफॉर्म नहीं होता। बहुत सारी एक्सेसरीज ग्लैंड हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होती, लेकिन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है डाइजेशन में। जैसे लीवर ग्लैंड, जिसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, बिना पैंक्रियाटिक जूस के आपका डाइजेशन हो ही नहीं सकता। मींस सबसे ज्यादा अगर डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स कहीं मौजूद हैं तो वो कहां पे हैं? पैंक्रियाज में है। ठीक, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, ये भी एक्सेसरी ग्लैंड है। अब कहोगे सर सलाइवरी ग्लैंड तो मुंह में ही रहती है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। जी नहीं, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये रहती है इस तरफ। जैसे सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं? 3 पेयर यानी 6। अगर देखा जाए तो पहला पेयर कहां पे? कान के पीछे या कान के नीचे, जिसको क्या बोलते हैं?
पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक, यहां पे होती हैं। उसके बाद जहां पे ये चिन है, चिन पे क्या होती हैं? यहां पे होती हैं मैंडिबुलस। कौन सी? मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ओके, और उसके बाद जबान के नीचे जो होती हैं उनको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक। तो ये 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और ये तीनों पेयर में होती है, इसलिए 3 पेयर्स, दोनों तरफ, ठीक, इधर दोनों तरफ और टंग के नीचे दोनों तरफ। कितने जगह हो गए? 3 जगह हो गई, तीनों जगह पेयर्ड में है। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है? टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड। जब भी मल्टीपल चॉइस में नंबर ऑफ ग्लैंड की बात आ जाए तो 6, पेयर की बात आ जाए तो 3 पेयर। कौन कौन सी कहां कहां पे बता दिया। सबसे बड़ी इसमें जो ग्लैंड होती है वो होती पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। कहां पे होती है? कान के पीछे या कान के नीचे, ठीक, यहीं पे होती है। तो इसको बड़ी है कैसे याद रखोगे? पापा ग्लैंड। कौन सी? पापा घर में बड़े होते हैं इसलिए इसको पापा ग्लैंड बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक। तो इस तरह से करके एक्सेसरी ग्लैंड्स है, पैंक्रियाटिक जूस है, लीवर है जो बाइल सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर्स हैं। तो ये सारी चीजें भी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम सिंपल डाइजेशन, भाई होता क्या है, पाचन क्रिया क्या होती है। अब बात को समझो। क्या होता है कि हमने खाई रोटी, हमने खाया चावल, हमने खाई दाल, हमने खाया सैलेड, है ना, दूध पिया, चने खाए, स्प्राउट खाए, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, सुबह से शाम तक जितना मिला सब ठूस लिया, ठीक। तो जो इतना सब खाया है तो ये एज इट इज तो बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, है ना। तो जाहिर सी बात है डाइजेशन के लिए क्या होगा, इनको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। यानी कि डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में डिवाइड करते हैं, मींस उसमें ब्रेक करते हैं। जैसे इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अब ऐसे तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ भी खा रहे हैं। क्यों खाना क्यों चाहिए? खाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, ठीक। और एनर्जी किससे मिलेगी? हमको खाने से मिलेगी। तो खाने में रोटी चावल दाल चावल उल्टा सीधा सब कुछ खा लिया, फल फ्रूट सैलेड सब खा लिया है, दवाएं खा ली, जो कुछ मिला वो सब खा लिया है, वेज नॉन वेज कच्चा पक्का। तो जो सब खा लिया तो सब एज इट इज हजम नहीं होने वाला, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सबसे पहले मुंह में खाया, ठीक, खाया तो ऊपर वालों को पता है कि भाई ये कुछ भी खाएगा, तो उसके लिए भगवान ने दांत दिए हैं। क्या दिए हैं? दांत, ताकि उससे टुकड़े काट काट के खा सको, ठीक। काटोगे, अब जो दांत से काटे तो भी पूरी तरह से नहीं कटा। अभी क्या हुआ? पूरी तरह से नहीं कटा, इसीलिए उसमें क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलाए गए हैं जो उसको और ब्रेक करेंगे। भाई रोटी है, भिगो दो पानी में, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद क्या, उसको छुओ और हाथ से मिक्स कर दो, क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है कि नहीं? ठीक उसी तरह से हमारे ग्लैंड्स होते हैं। हमारी ग्लैंड्स क्या है, उसमें बहुत सारा सलाइवरी एमाइलेज है, बहुत सारे एंजाइम्स है, फिर बॉडी के जिस पार्ट में पहुंचेगा वहां के एंजाइम्स मिलेंगे, उसको क्या करेंगे, छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, ठीक। तो इसी ब्रेकिंग सिस्टम, और ये एक तरह का क्या है, एक तरह का बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है। देखो, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, सिर्फ इतना सा काम। बड़े मटेरियल को एकदम छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में जो जाके एब्जॉर्ब हो सके, उस कंडीशन में लाने की प्रक्रिया को ही पाचन बोलते हैं या डाइजेशन बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो चीजें, जो ग्लैंड्स, जो पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको मिला के ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, यानी पाचन तंत्र बना है, ठीक। इस प्रोसेस को बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे भाई दांतों ने छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसके बाद सारा का सारा पेट में गया। अब पेट में क्या है, पेट में जैसे घरों में मिक्सी होती है ना, मिक्सर ग्राइंडर देखा है, ठीक उसी तरह से हमारे पेट में भी ऐसी मशीन होती है। वो मशीन जैसे ऐसे 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 चलती रहती है, ठीक। अब कभी भी खाना खाओ, खाने के बाद स्टेथोस्कोप कान में लगाओ और उसको पेट में लगा के सुनो,
सुनो देखो कैसी कैसी आवाजें आती, लगेगा कि अंदर कुछ इंजन टाइप का चल रहा है, मींस प्रक्रिया चालू है, रिएक्शन चालू है, डाइजेशन का काम चालू हो गया है। ठीक, तो वो मिक्सी जैसे होती है, ठीक उसी तरह से वो किसका काम करती है, ग्राइंड करने का, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेट्स क्या भाई, जो आपकी भाई स्टमक है, देखने में लगता है भाई जैसे सपोज करो ये आपका स्टमक हो गया है ना। एक मिनट और क्लियर कर देते हैं। जैसे अब समझो बात को, जैसे सपोज करो ये आपका इसोफेगस हो गया है ना, ये आपका स्टमक हो गया। अब जो स्टमक है, अब देखने में तो बड़ा बढ़िया सा लग रहा है कि बड़ा स्मूथ सा है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, फोल्डिंग्स हैं। ये फोल्डिंग्स हैं, ये फोल्डिंग्स क्या करती रहती, ये इसी के बीच में फूड को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घुमाती रहती, घुमाती रहती, घुमाती रहती, जिससे कि फूड क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और इनके अंदर जो एंजाइम्स सिक्रीट हुए पूरी तरह से उसमें मिल के उसको पूरी तरह से तोड़ने का काम करे। ठीक, तो अब बात करते हैं फूड बेसिक नीड का है कि है भाई न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको डाइजेस्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में, जो आपने खाए हैं, जैसे जो चावल खाया उससे क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। जो दाल खाई, राजमा खाया, छोला खाया, चना खाया, स्प्राउट्स खाया, इससे क्या मिला आपको, इससे प्रोटीन मिला। ठीक, अब इसको जो छौंका लगाया, ये जो सब कुछ बना है घी में, ऑयल में, रिफाइंड में, वनस्पति घी में, डालडा में, ये सब क्या है, दैट इज वसा यानी फैट है। ठीक, तो इसीलिए मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमेट फूड। मैक्सिमम जो डाइजेशन परफॉर्म होता है वो इन्हीं तीन में मिला के होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। जहां तक बात रही विटामिन, मिनरल, पानी, इनका मेनली इनका डाइजेशन खुद ही ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, इसका मेन काम क्या होता है, प्रिवेंटिव, बीमार होने से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, तो ये क्या, इनकी जरूरत बहुत पड़ती, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इनकी जरूरत, ये प्रिवेंशन का काम करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं। होते बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के पार्ट को ही क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इसमें जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। एक एक पार्ट, ये क्या हुआ, एक ओवरव्यू हुआ है ना। अब छोटे छोटे से पार्ट ले लेते हैं और एक एक पार्ट, जैसे स्टार्ट कहां से करेंगे हम, बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं और उसी हिसाब से हम वन बाय वन डिस्कस करते चले आते हैं। ठीक, जो डाइजेशन का मेन पार्ट होता है, मेन एम, क्यों करते हैं डाइजेशन, क्यों रिक्वायर्ड है। देखो पहली चीज हमने क्या कहा, राइस वगैरह खाते हैं जिसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट बड़ा मटेरियल है, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, फाइनली मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक, मेन एम क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। फिर प्रोटीन के केस में मेन एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, अमीनो एसिड, मींस प्रोटीन से शुरू करेंगे, अमीनो एसिड पे खत्म करेंगे, जब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। लिपिड या फैट की बात करें तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मींस ये जो सारी कहानी है ये हम खा रहे हैं और ये हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट, यहां तक ही। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या भाई, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो ये मेन एम है, ये हमने इनटेक किया और ये हमने एब्जॉर्ब किया। इसके बीच में जो बचा हुआ उसको हमने क्या किया, डिफिकेशन कर दिया। ठीक, अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, जैसे इंजेशन, इनटेक को क्या बोलते हैं, इंजेशन, जिसमें क्या फिजिकल ब्रेकडाउन आता है। डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटिनेशन क्या होता है भाई, ये स्वालोइंग, जो निगलना होता है, कुछ हम खाते हैं निगलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, डिग्लूटिनेशन, है ना। फिर दूसरा भाई इंजेशन किया, डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन के बाद भाई पर्पस क्या है डाइजेशन का, एब्जॉर्ब, जबकि क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब
फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ एनर्जी। ओके, लास्ट में जो बचा खुचा वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, इजेशन। देखो ऊपर क्या, इनजेशन मतलब एंट्री हो रही है, और इजेशन मतलब एग्जिट। ध्यान रखो स्पेलिंग में मिस्टेक मत कर देना, इंजेशन और इजेशन। मैंने कहा कि अंग्रेजी आप लोगों की बहुत वीक है, जिसके लिए मैं बहुत जल्द, एक वर्तिका मैडम है जो इंग्लिश स्पीकिंग चलाती है, वो आपको समझाएंगी कि कैसे इंग्लिश पढ़ो, कैसे समझो, और टूटी फूटी लैंग्वेज में जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता वो थोड़ा बहुत कैसे बोल पाए। बहुत जल्द मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, मतलब रिक्वेस्ट की गई है। देखता हूं जिस दिन वो आएंगे उस दिन आप लोगों के साथ लाइव सेशन शेयर किया जाएगा, इन्फॉर्म कर देंगे पहले। उनके चैनल का लिंक, वैसे वो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, मैंने उनको बोला कि वो अपना जो प्रभाव है, जिस वजह से बच्चों को फायदा होता है, वो यूट्यूब पे भी डाले थोड़ा सा, है ना। तो उन्होंने रिसेंट में कुछ एक चैनल लॉन्च किया, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। थोड़े बहुत वीडियोस देखना। रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द बोले जाते हैं उनकी बेसिक, मतलब अच्छी बात यही है, बहुत हाई फाई सेंटेंस वो कराती नहीं, बेसिक जो रोज बोलते हो आप उनके वीडियोस देखोगे, आपको लगेगा अरे ये तो हम बोलते ही थे और समझ नहीं आता कैसे इसको बोले सेंटेंस में। ठीक है, उनको इन्वाइट किया है, देखते हैं कितना फायदा होता है आप लोगों का। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो ये एम है, ये प्रोसेस है। शुरुआत कहां से, मुंह से शुरू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, कुछ भी बोल सकते हो। कैविटी, बक्कल कैविटी, कैविटी मतलब कुछ खाली स्पेस, करो ना जो, तो क्या है बक्कल कैविटी। ये शुरू कहां से होती है, शुरू होती है हमारे लिप से, लिप से शुरू होती है, और ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स पे जाके, फेरिंग्स क्या है, कॉमन स्पेस, मैंने कहा ना फूड और एयर के लिए कॉमन स्पेस है, तो ओरोफेरिंग्स पे जाके खत्म होती है, लिप्स से शुरू फेरिंग्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मींस पूरी बक्कल कैविटी की पहले हम एनाटॉमी समझ लेंगे, क्या काम करता है, फिर हम बात करेंगे उसके डाइजेशन की। दोनों चीजें आपके सिलेबस में है। ठीक, शुरुआत करते हैं भाई। बक्कल कैविटी, बेसिकली जो बक्कल कैविटी है ये बाउंड है आपके लिप से, किससे, लिप से, होठों से आपके बाउंड है। उसके बाद अंदर चलो भाई, लिप्स खोले, खोले लिप्स, अंदर चले। सबसे पहले सामना किससे हुआ, दांतों से सामना हुआ भाई। ठीक, दांतों से सामना हुआ। अब जो गैप है टूथ गम्स और लिप्स के बीच का, भाई गैप है ना भाई, होठ से चले गड्ढे में गिर गए, ये जो गड्ढा है, ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसको आप फील कर सकते हो, टंग को बाहर निकाल के, दांत के बाहर निकालो, लिप से चले, और टीथ के पहले का जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस में ये सब जो है फंसाएगा आपको। फिर भाई अंदर चलो, अंदर जैसे चले, दांत के अंदर घुस गए, ऊपर देखा तो क्या, ऊपर की तरफ क्या है, पैलेट, क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। और ये पैलेट कैसे होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरीके के होते हैं। ठीक, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी की बात की जा रही है। इसका जो आगे का पार्ट होता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है पैलेट का, ये कैसा होता है, टच करके आप देख सकते हो जबान से या उंगली से, वो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। ठीक, अगर इसी हार्ड पैलेट को अगर हम ध्यान से देखें, आप शीशे में कभी मुंह उठा के देखो ऊपर का, ऊपर के पोर्शन का, तो उसमें बहुत सारे रीजेस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या है, धारियां दिखेंगी, मतलब बहुत स्मूथ नहीं दिखेगा। उसको क्या बोलते हैं, रूगे। क्या बोलते हैं, रूगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के हिसाब से, क्या बोलते हैं, रूगे। ठीक, यही पीछे का जो पार्ट है, जो पीछे की तरफ को पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, आगे का पार्ट एंटीरियर, वो हार्ड पैलेट है। जो पीछे का पार्ट है उसको क्या है, स्मूथ, इसको टर्म क्या बोलते हैं, स्मूथ पैलेट। भाई जो हार्ड पोर्शन उसको हार्ड पैलेट, ठीक, जो स्मूथ पोर्शन है, सॉफ्ट पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक, अब ये सॉफ्ट पैलेट से ही जब मुंह खोलोगे तो अंदर की तरफ यहां पे एक लटकता हुआ दिखता है ना, जिसमें अक्सर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं, यूवुला। क्या, यूवुला। सबका जब भी मुंह खोलोगे, मुंह खोलो पीछे की तरफ, ऐसे करके लटकता हुआ दिखेगा, ऐसे करके। ठीक, यूवुला। इसका काम क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, जब खाना खाते हो तो क्या होता है भाई, देखो इधर ध्यान से, ये आपका नोज है। ठीक, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नोज। ठीक, यानी कि ये एयर पाइप है। ठीक, नाज, ये है आपका मुंह, बक्कल कैविटी। क्या है, बक्कल कैविटी। इधर से एयर जा रही है, बक्कल कैविटी से फूड, खाना और एयर दोनों जा रहा है, जा रहा है।
ठीक, अब ये देखो, ये है यूवुला, क्या है, यूवुला। ठीक, तो जो यूवुला है वो, हाँ, जो यूवुला है ये क्या काम करता है, जैसे ही यहां से आप निगलते हो फूड को, क्या करते हो, जैसे ही फूड को निगलते हो यहां पे, वैसे ही ये जो यूवुला है ये इधर चला जाता है, क्या, इस तरफ, ऊपर, ऊपर का, जिससे कि खाना नीचे आए, ऊपर ना चला जाए। मींस जो नेजल कैविटी है उसको ब्लॉक कर देता है, यही काम होता है यूवुला का। यहां पे सभी लोग देख सकते हो मुंह फैला के अपना शीशे के सामने जाके। ठीक, तो ये क्या है, इस ओपनिंग को बंद कर देता है जिससे कि खाना नीचे फूड पाइप में चला जाए, ठीक, या फेरिंग्स में चला जाए, जो कॉमन स्पेस है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। अदरवाइज कई बार देखते होगे जल्दी जल्दी खा रहे हो, खांसी आ जाए, छींक आ जाए, कुछ आ जाए, तो क्या आ जाता है, अगर हल्का सा भी यूवुला डिस्टर्ब हो गया और थोड़ा सा पार्टिकल भी ऊपर चला गया तो तब तक छींकते रहोगे जब तक ये पार्टिकल या तो बाहर ना, इधर से ना निकल जाए या वापिस इधर ना चला आए। होता है ना, कई बार आपने महसूस किया होगा। ठीक, तो ये होता है यूवुला। ये तो बात हुई किसकी, अपर, ऊपर वाले पोर्शन की। अब बात करें नीचे वाले पोर्शन की, यानी फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। फ्लोर क्या है, फ्लोर में होती है, जैसे फ्लोर नीचे की तरफ देखा तो सबसे पहले क्या दिखा, टंग, जबान दिखी हमारी। जबान कैसी है, बहुत ज्यादा मस्कुलर है। ठीक, अटैच्ड विद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से, अब जबान ऐसे तो लटकी नहीं, किसी चीज से अटैच्ड है, जो अटैचमेंट है टंग का और बक्कल कैविटी के फ्लोर का, नीचे के पार्ट का अटैच्ड है। जबान ऊपर करके देखो, नीचे से क्या है, लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। ये अटैच करता है आपकी जबान को आपकी बक्कल कैविटी से। और जबान किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टेस्ट के लिए और डिग्लूटिनेशन के लिए। दूसरा, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम या सलाइवरी ग्लैंड आपकी जबान पे नहीं होती है। होती है तो कहां पे होती है, पैरोटिड पापा ग्लैंड, कान के पास है ना, या कान के नीचे, चिन के पास। जबान का कोई रोल है, कहीं नहीं। फिर टंग के नीचे सबलिंगुअल, चिन वाली सबमैंडिबुलर, टंग के नीचे सबलिंगुअल, 3 पेयर होती है, तो वहां पे कहीं टंग का कोई रोल आया, कोई रोल नहीं आया। मींस ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इसमें है टेस्ट बड। अब टेस्ट बड देखो, ये जबान का मैंने एक फिगर बनाया है, ये पार्ट आपको दिखता है, ये ओरल पार्ट है। ठीक, ये कौन सा पार्ट है, ओरल पार्ट है जो आगे का है, और ये पीछे का पार्ट है जो फेरिंजियल पार्ट है, फेरिंग्स पार्ट में है। इसमें इधर देखो ये होते हैं टॉन्सिल्स। क्या है, टॉन्सिल्स होते हैं यहां पे, जिसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स, जो जबान पे होते हैं। जबान मतलब लिंगुआ। ठीक, जो जबान के टॉन्सिल होते हैं उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ओके, ये फेरिंजियल पार्ट है। अब टंग की अगर बात करें तो जो टंग है वो 2 पार्ट में है, जो फेरिंजियल पार्ट यानी पीछे वाला पार्ट और आगे वाले पार्ट को एक रेखा है, एक लाइन है जो क्या करती है, ब्रेक करती है, जो डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, सल्कस टर्मिनलिस। ठीक, अब इसमें क्या है, बहुत सारे पैपिलाज हैं। क्या है, पैपिलाज हैं। जबान देखो आप ध्यान से, जबान बाहर निकाल के देखो, एकदम स्मूथ तो दिखती नहीं, उसमें गड्ढे 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 से बहुत सारे से है। लेंस लगा के देखो तो बहुत बहुत ज्यादा जैसे फंगस जो है ग्रो कर गया उस तरह से दिखेगा। तो इसमें जबान पे क्या कई पोर्शन है, जैसे आगे की जो टिप होती है, टिप, इस पे स्वीट टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट। अब ऐसा नहीं कि इस पे मिर्ची लगाओगे तो मिर्ची नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन उठता है कि भाई यहां पे जब स्वीट का टेस्ट बड है, स्वीट सेंसेशन है, तो फिर यहां पे मिर्ची लगाएंगे तो पूरी जबान में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। क्वेश्चन लाजमी है, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज और भी है, सलाइवा पूरे मुंह में घूमता रहता है। जैसे मिर्ची यहां लगाए, सलाइवा क्या करेगा, सभी सेल्स तक वो टेस्ट को पहुंचा देगा सलाइवा में घोल के। जैसे ही सलाइवा है, जस्ट उसके बगल में क्या है, स्वीट के बगल में सॉल्टी टेस्ट आता है, और ये दोनों तरफ है। ठीक, सॉल्टी के बाद शावर टेस्ट आता है, यानी खट्टा टेस्ट आता है उसके पीछे। और सबसे लास्ट में पीछे की तरफ ध्यान से देखो, ये यहां पे क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। कैसा, बिटर टेस्ट। मतलब सबसे आगे की तरफ स्वीट टेस्ट, सबसे पीछे की तरफ बिटर टेस्ट, और पीछे के आगे अगर उल्टा चलो तो शार टेस्ट, उसके आगे सॉल्टी, उसके आगे लास्ट में इधर आगे की तरफ स्वीट टेस्ट। तो इस तरह से आपकी टंग होती है। एंटीरियर पार्ट में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होती है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद, ठीक, उसके बाद टंग
और लिप्स के बीच में एक चीज और आती है, क्या आती है भाई? टीथ आती है। टीथ की बात करें है ना, तो टीथ में क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जो होता है, जो बॉडी, जो हमारी कैविटी में अरेंजमेंट है टीथ का, उसको बोलते हैं डेंटिशन। क्या बोलते हैं? डेंटिशन इस अरेंजमेंट को बोलते हैं। ओके, तो अरेंजमेंट को बोलते हैं। अब इनकी कुछ क्वालिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जो आपका टीथ है, अब ये टीथ जितना दिखता है इतना दिख रहा है, मान लिया, ठीक, क्राउन पोर्शन आपको दिखता है ना, तो जो दिख रहा है उससे ज्यादा जो सॉकेट है, जॉज के जो सॉकेट है, मसूड़ों के जो सॉकेट है, उसके अंदर है, और सॉकेट में जो फिट होता है उसको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। यानी एम्बेडेड होता है जॉ बोन में, सॉकेट के जॉ बोन में। ये हमारे टीथ की बात हुई, ठीक। और कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट मतलब एक तरह के नहीं होते हैं कि एक तरह के टीथ सब जगह लगा दिया, अलग अलग वैरायटी के। जैसे आगे के जो दिखते हैं कैसे हैं? इंसीजर, ठीक, उसको दो आगे इंसीजर, ठीक, दो इधर दो इधर इंसीजर, उसके बगल में एक एक लगे हुए, कैसे? वो देखा ना ड्रैकुला वाली मूवी, एक एक निकल आते हैं ऐसे दांत, जिसको क्या बोलते हैं? कैनाइन दांत, ठीक, कैनाइन टीथ। उसके बाद फिर उसके पीछे क्या है? प्रीमोलर। उसके बाद क्या है? मोलर। मतलब अलग अलग तरह के हैं, ठीक, अलग अलग तरह के, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट, ठीक। अब डाइफायोडोंट, ये दांत क्या है? दो बार आते हैं। जैसे पहले दूध के दांत रहते हैं, फिर कैसे आते हैं? फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक। फिर ब्यूनोडोंट भी बोलते हैं इनको। ब्यूनोडोंट कैसे क्यों होते हैं? जो आपके मोलर और प्री मोलर होते हैं, अगर उनको ध्यान से देखना, उनकी 3D इमेज कहीं मिल जाए तो देखना, भाई जैसे दांत ऐसे, वो ऐसे होते हैं, कर्व होते हैं, ठीक, ऐसे छाता टाइप का लगाए रहते हैं, इस तरह के होते हैं, ठीक। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एक कस्प टाइप का बना लेते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? ब्यूनोडोंट बोलते हैं, ठीक। तो अब आगे हम फिर दांत के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। टीथ की बात करें अगर हम, तो टीथ में सबसे पहले समझते हैं डेंटल फार्मूला। ये जो डेंटिशन, जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ये कैसे है, किस तरह के दांतों से मिलकर बना है। तो देखो इधर मैंने बनाया है, ये ऐसे करके अपर जॉ और ये ऐसे करके लोअर जॉ, ठीक। अब हम ऐसे चलेंगे, देखो ध्यान से, इसको 4 पार्ट में अगर हम बांट दें, कितने? 4 पार्ट में। अब पहले 2 इधर और 2 इधर, पहले क्या होते हैं? इंसीजर, ठीक, 2 इस पार्ट में तो 2 इस पार्ट में, क्या हो गए? इंसीजर। उसके बाद इंसीजर के बाद 2 ड्रैकुला वाले, कौन से? कैनाइन। ड्रैकुला वाले 2, एक इधर और एक इधर, कैनाइन हो गए, ठीक। ये हो गए क्या? इंसीजर, ये हो गए कैनाइन। अब कैनाइन के बाद आती है प्रीमोलर। प्रीमोलर भी किसमें होते हैं? पेयर में, यानी 2-2 क्या है आपके पास? 2-2 है आपके पास प्रीमोलर, ठीक, इधर भी और इधर भी। ये होगा भाई प्रीमोलर। उसके बाद 3-3 है मोलर टीथ। कितने? 3-3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये इसी तरह से लोअर जा में भी, इधर भी और इधर भी। अगर हम बात करें इधर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में, इधर देख लो सेम वही चीज बना रहा हूं। अगर इस तरह से हमने बनाया तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? इंसीजर, फिर क्या बनाया? कैनाइन, फिर क्या बनाया? प्रीमोलर, फिर क्या बनाया? मोलर। ये कितने का हुआ? ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ये कितने का है? किसी एक का है, किसी एक पार्ट का। तो इंसीजर कितने? 2, एक तरफ 2 ही है ना, एक पार्ट की बात कर रहा हूं, ये एक पार्ट का है। तो एक पार्ट में अगर देखा जाए तो कितना? इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर फिर 2 और मोलर कितने? 3। सेम वही इस पार्ट का देख लो, नीचे का 2 1 2 1, 2 1 2 3। भाई अगर हम इस आपके जो अपर जा लोअर जा को 4 पार्ट में बांट दें तो एक पार्ट में कितने? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितने हैं? तो किसी एक पार्ट को, ये एक पार्ट का है, किसी एक पार्ट को 4 से, भाई इसका हमको पता है तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो सबका पता चल जाएगा। अब इंसीजर कितने? 2, किसमें? एक तरफ खाली कितने हैं? भाई इधर बात करें तो 2 इंसीजर हो गए, और इसी तरह चारों में है तो 2 × 4 कितना हो गया? 8। फिर कैनाइन की बात करें,
एक कैनाइन इसी तरह चारों में है तो 1 इंटू 4 4 हो गया। प्रीमोलर की बात करें तो 2 प्रीमोलर इसी तरह चारों पार्ट में है तो 2 इंटू 4 फिर 8 हो गया। मोलर की बात करें तो 3 मोलर है और इसी तरह सारे पार्ट में है तो 3 इंटू 4 कितना हुआ 12। टोटल कितने हो गए 32। ये परमानेंट ईथ है। क्या है परमानेंट ईथ है। कितने 32 गिन लो 32। ठीक, अब फिर बात करते हैं, ये तो हो गए परमानेंट। फिर बात करें मिल्क टीथ जो होते हैं। मिल्क टीथ में क्या नहीं होता ध्यान से समझो। एक तो प्रीमोलर नहीं होता, मिल्क टीथ जो बच्चों के होते हैं एक तो प्रीमोलर नहीं होता और जो मोलर 3 होते हैं वहां पे एक जो थर्ड वाला है वो अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट है वो भी अभी बताते हैं। इसका मतलब अगर फार्मूले की बात करें तो ये सेम रहेगा 2, कैनाइन भी सेम रहेगा 1, प्रीमोलर की जगह 0 हो जाएगा और मोलर जो 3 थे एक नहीं है थर्ड वाला, इसका मतलब 2 हो जाएंगे। ठीक वैसे ही नीचे अब इसको भी अगर आप निकालने जाते हो तो टोटल कितने निकल के आते हैं। टोटल निकल के आते हैं 20। भाई इसको भी 4 से ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करो तो टोटल जो दांत हुए वो कितने हुए 20। यानी बच्चों में कितने दांत हैं 20 दांत है। ठीक, अब थर्ड क्यों नहीं होता। जो थर्ड मोलर है लास्ट वाला, जो लास्ट वाला है थर्ड मोलर, ये होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। इसकी आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है। एंशिएंट टाइम पे पहले के लोग रॉ मटेरियल कच्चा मांस या कच्चा वेजिटेरियन कच्ची सब्जी इस तरह से खाया करते थे क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उससे होता क्या था, उनको चिविंग के लिए, उनको चबाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। भाई मोलर और प्रीमोलर क्या काम करते हैं, चबाने का ही काम करते हैं। ज्यादा चबाएं और ज्यादा चबाना किसको पड़ेगा, जो ज्यादा से ज्यादा कच्चा होगा। इसीलिए और आज की डेट में तो सब कुछ रेडीमेड है, कुक्ड मिल जाता है, कुक्ड मिल जाता है। यही एक वजह है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये निकलता ही नहीं है, जिनमें ये निकलता ही नहीं है। जैसे ही एडवांसमेंट होता गया तो ये वेस्टिजियल हो गया है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं अक्लदाड़, मेच्योरिटी पे निकलती है इसलिए बोलते हैं अक्लदाड़ या विजडम टीथ। और जरूरी नहीं है कि सब में ये निकले। ठीक, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब में ये निकले। अब एक बात और आती है, नंबर ऑफ मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मतलब जो जीवन में एक बार निकलते हैं। वो कितने दांत हैं भाई 20 ऐसे हो गए, मिल्क टीथ हो गए 20। अगर 20 मिल्क टीथ हैं तो 20 के 20 तो गिर जाते हैं, फिर नए आते हैं। और टोटल कितने हैं 32, बचे कितने 12। इसका मतलब जो 12 दांत हैं ये क्या है लाइफ में एक बार आते हैं। जो परमानेंट टीथ है वो एक ही बार आते हैं ना लाइफ में, यानी 12। और ये जो 20 है ये 20 दोबारा आ जाते हैं। तो डाइफायोडोंट की गिनती अगर कही जाए जो लाइफ में 2 बार आते हैं तो वो 20 है। एक बार दूध वाले, एक बार परमानेंट वाले। और जो लास्ट के 12 हैं ये एक ही बार आते हैं। ठीक, ये दोबारा टूट गए तो फिर नहीं आएंगे। ओके, फिर अब बात करते क्या है कि स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसे ऊपर की तरफ, इसमें क्राउन पार्ट होता है, रूट पार्ट होता है। जो क्राउन पार्ट है ये देखो यहां से, ये दिस इज द क्राउन पार्ट। ये क्या है ऊपर का, ये क्राउन पार्ट है। जो क्राउन पार्ट है वही हमको विजिबल है। जो ये मोती जैसे दांत चमकते रहते हैं ना, हैप्पीडेंट वाला ऐड देखा है ना जिसमें वो अंधेरे में रहता है, दांत दिखाता है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो वो ये क्राउन है। यही क्राउन ये जो है यही दिखता है। बाकी का पार्ट जो है, जो डेंटाइन पार्ट है, डेंटिन पार्ट होता है, वो क्या होता है हिडन होता है, मींस नीचे होता है। ये रूट का पार्ट है, दिस इज रूट पार्ट। रूट पार्ट का जबड़ों में, जॉज में जो सॉकेट है उसके अंदर। अब ये ऊपर की जो लाइन है उसको बोलते हैं इनेमल, और ये मिलकर बनी होती एमिलियोब्लास्ट सेल से। किससे, एमिलियोब्लास्ट सेल से। और एमिलियोब्लास्ट सेल्स रीजनरेट नहीं होती। यही एक वजह है कि किसी भी रीजन से अगर आपका इनेमल इरोड हो गया, किसी तरह से खराब हो गया, तो दोबारा इनेमल बनता नहीं है। फिर क्या होगा, फिलिंग करानी पड़ती है। धीरे धीरे कैविटी बनती जाती है। फिर भी आपने कैविटी का इलाज नहीं कराया, ठीक, तो कैविटी बनते बनते पल्प तक अगर खाली हो गई, कैविटी बन गई, तो यहां पे जो पल्प है ये हाईली वेस्कुलर एरिया आपका होता है। क्या होता है, ये तो भाई इनेमल का एरिया हो गया। ये अगर इरोडेड हो गया तो उसके बाद क्या, पल्प एरिया में। तो सेंसेशन पल्प तक पहुंच जाता है। जब आप ठंडा गर्म खाते हो तो वो ठंडा गर्म कहां पहुंच जाता है,
आपकी नसों में पहुंच जाता है, क्योंकि ये हाईली वैस्कुलर होता है और यहां पे पहुंचने के बाद सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठंडा गर्म कुछ भी यहां पे पल्प एरिया तक आएगा तो सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और इसी के बीच में जो छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं नेक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, टीथ, ओके। इनेमल क्या हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। इक्टोडर्मल ओरिजिन कौन सी, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कनेक्टिव टिश्यू याद करो, एमिलियोब्लास्ट सेल का जो नेवर रीजनरेट नहीं होती। डेंटाइन की बात करें, दिस इज डेंटाइन, ठीक, दिस इज डेंटाइन। डेंटाइन की बात करें तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। फंक्शन की बात करें तो दांत क्या करता है, ग्राइंडिंग करेगा, तोड़ेगा, चीविंग करेगा। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन कौन करेगा, दांत। मैकेनिकल फोर्स लगा ना, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, हमने बात की थी। फेरिंग्स कॉमन पोर्शन होता है फूड और एयर के लिए, जो पीछे का पार्ट होता है। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इधर ध्यान से समझो, ये आपकी नाक है, ये देखो नेजल एरिया, ये आपकी बक्कल कैविटी यानी फूड एरिया है। तो फूड, जो बक्कल कैविटी मुंह है, वहां से खाना और हवा दोनों एक साथ जाती है। नेजल कैविटी से खाली हवा जाती है। तो जो नीचे का पोर्शन है, दिस इज क्या है, इन दोनों की ओपनिंग, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी की ओपनिंग होती, जहां पे उस पोर्शन का नाम होता है फेरिंग्स, ठीक। तो जो नेजल, इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे फेरिंग्स, जो नेजल कैविटी से ओपन होती, जो नेजल कैविटी सीधे जाके फेरिंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। जो फूड बक्कल कैविटी जहां पे ओपन होती है फूड और एयर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स तक ही हमारी क्या है, बक्कल कैविटी। जो लैरिंग्स के पास है उसको क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। अब ध्यान से देखो, इधर पार्ट है किसका, ग्लॉटिस का, और इधर है गलेट। ये जो एंटीरियर पार्ट दिख रहा है, ये है विंड पाइप। इसके पीछे की तरफ, ये ध्यान से देखो, ये पीछे की तरफ गलेट होता है और उसी के नीचे गई है आपकी फूड पाइप, ठीक। तो जब दोनों अगल बगल है तो खाना मुंह से खाया, विंड पाइप में क्यों नहीं चला गया, क्योंकि ये देखो स्टार शेप यहां पे एक बना हुआ है कुछ मैजिकल। तो ये क्या, जैसे ही आप निगलते हो, डिग्लूटिनेशन करते हो, स्वॉलोइंग का काम करते हो, ये जाके तुरंत क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है विंड पाइप को। विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि खाना विंड पाइप में ना आके फूड पाइप में चला जाए। तो इस ये जो मैजिकल चीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। यूवला क्या करता था, जब आप खाते थे तो नेजल ऊपर की तरफ खाना न चला जाए, मींस नेजल कैविटी में न चला जाए, इसलिए उसको ब्लॉक कर देता था। एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, एपिग्लॉटिस विंड पाइप में खाना न चला जाए, इसलिए विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है जब हम खाना खाते हैं। बात समझ में आया। नॉर्मल जब आप सांस लेते हो उस वक्त क्या, फूड पाइप को बंद रखता है, क्योंकि आपके ट्रैकिया का खुला होना जरूरी है, ठीक। अब देखो फेरिंग्स का एक छोटा सा टीएस काटा है कि भाई जैसे आपका ये फेरिंग्स है तो ये पार्ट काट लिया। देखो इसमें बहुत ढेर सारे टाइप के क्या होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ फेरिंजियल टॉन्सिल, बहुत सारे टॉन्सिल होते हैं। फेरिंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल क्यों, क्योंकि ये जो ओपनिंग है यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग, किसकी, यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग है। इसके ऊपर जो टॉन्सिल होते हैं उनको बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। फिर नीचे पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल की बात हम पहले भी कर चुके, जब हमने टंग का स्ट्रक्चर देखा था। तो जो फेरेंजियल पार्ट में टंग थी, पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट, वहां पे हमने लिंगुअल मतलब जबान, टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल जो जबान के ऊपर है उनको क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक। तो ये बात हुई किसकी, टॉन्सिल्स की। इसीलिए कोई टॉन्सिल अगर खराब हो जाए, इसमें किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। अब वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाए तो इतने सारे टॉन्सिल उसको काट के फेंक दिया जाता है, और रिमूवल ऑफ टॉन्सिल क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक। रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिलेक्टोमी, उसको क्या है, ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। तो कुल मिला के बक्कल कैविटी में हमने क्या देखा, टूथ देखा, टंग देखा, फेरिंग्स देखा। ये मिला के क्या काम कर रहे हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक। फिजिकल ब्रेकडाउन अभी हम बात करेंगे, अगली का है कि सलाइवा की। किसकी, सलाइवा, क्योंकि जब सलाइवा मिलेगा तभी डाइजेशन होगा, ठीक। अब हम सिंपल सी बात कर ले थोड़ी सी, किसकी, सलाइवा की बात कर लेते हैं यहीं पे। उसके बाद बक्कल कैविटी एटलीस्ट इस वीडियो में खत्म हो जाएगा।
काफी बड़ा जा रहा है ना, लेकिन अभी मजबूरी क्या है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। काफी इंटरेस्टिंग है, देख लोगे समझ में आ जाएगा। सलाइवा, अब देखो लगभग 1.5 लीटर या एक एवरेज मानो 1 से 1.7 लीटर तक सलाइवा एक दिन में आदमी क्या करता है, निकालता है अपनी, समझो कितना, 1 से 1.7। अब सलाइवा में भाई होता क्या क्या है, सलाइवा में होता है सबसे पहले तो भाई पानी, ठीक, ढेर सारा पानी होता है। और क्या होता है, म्यूसिन होता है। और क्या होता है भाई, लाइसोजाइम होता है। और क्या होता है भाई, टाइलिन होता है। और क्या होता है, और भी बहुत कुछ होता है ना। तो बेसिकली यही इतनी चीजें हैं, ठीक, जिसमें से अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन किसका है, वर्क फंक्शन है टाइलिन का। तो टाइलिन अगर हम बात करें तो टाइलिन भाई क्या काम करता है, टाइलिन काम करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। किसका, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। ये जो चावल वावल आप खाते हो, जितना भी राइस खाते हो, तो जितना आपने खाया यहां पे लगभग 30%, भाई कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलोगे, स्टार्च। क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, दिस इज स्टार्च। और व्हाट इज स्टार्च, इट इज पॉलीसैकेराइड। क्या, पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो पॉलीसैकेराइड को किसमें तोड़ेगा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड, है ना। लेकिन सारा का सारा डाइजेशन यही नहीं हो जाता। ये म्यूसिन क्या है भाई, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब लाइसोजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम क्या है भाई, ये बताओ। भाई रास्ते में जा रहे हो, है, किसी ने दिया भाई प्रसाद खा लो, है ना, ऐसे लिया ऐसे खा लिया। कुछ मजदूर लोग देखो काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, भाई कुछ खाने को है नहीं, पानी हाथ धोने को मिला तो अपना ऐसे ही रोटी खाना शुरू कर दिया। तो जो लाइसोजाइम होता है ये कैसा होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। कैसा, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ये बैक्टीरिया को मार देता है। देखो दिन भर आप कुछ भी खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, दांत नहीं गंदा होता। दिन में तो ब्रश करते नहीं हो आप, है ना, दिन भर नहीं करते। क्यों, क्योंकि दिन भर जब तक जगते रहोगे तब तक सलाइवा का सिक्रीशन होता रहता है, ठीक। जब आप सो जाते हो, सोचो रात में 1 घंटे के लिए भी सोए तो मुंह पूरा गंदा गंदा सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूखा हो जाता है, सलाइवा सिक्रीशन नहीं होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रोटेक्शन के लिए नहीं रहता है। यहीं पे देखो, अब जहां जरूरत होती है जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा सलाइवा बनता है। छोटे बच्चों में देखो बहुत सारी लार बनती रहती, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे जमीन पे हाथ रख रख के चलते हैं, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, है ना। तो ये मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ है कि बच्चों में लाइसोजाइम यानी लार ज्यादा बनेगी। जब लार ज्यादा बनेगी तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, अदरवाइज सारा का सारा पेट में चला जाएगा। तो पेट का जो एसिड है इसी में सबका सब यूटिलाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्लोरहाइड्रिया के चांसेस या हाइपोक्लोरहाइड्रिया के चांसेस हो जाएंगे, है ना, जितनी जरूरत। तो कुल मिला के मुंह में किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो सकता है अगर लाइसोजाइम की मात्रा कम हो जाए। तो जहां पे जितनी जरूरत, बच्चों में ढेर सारा, ये जो 1.7 लीटर है ये 2-2.5 लीटर तक बच्चों में सिक्रीशन हो जाता है। कुछ बच्चे देखो मुंह फैलाए रहते हैं तो उनकी लार गिरती ही रहती है ना। कुछ बच्चों का क्या, माएँ क्या करती हैं, छोटी सी हैंकी लगा देती हैं। क्यों, क्योंकि वो लगातार कुछ रात में सोते हैं, देखो सो के उठते तो ढेर सारा सब चारों तरफ लार ही लार सब लगी हुई होती, जो भरी है वो सब बाहर निकल जाती है ना। तो कुल मिला के माउथ में अगर हम बात करें तो ओनली डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसी तरह का कोई प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई फैट डाइजेशन नहीं होता, ठीक, फैट या लिपिड डाइजेशन नहीं होता, ओनली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जब सलाइवा मिल जाता है किसमें, जब रोटी खाते हो, रोटी में दांतों से तोड़ देता है, उसमें ढेर सारा जो सलाइवा में पानी है, म्यूसिन है, लाइसोजाइम है, टाइलिन है, इस सबका जब मिक्सर लुगदी बन जाती है तो उसी को बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। मतलब जब वो फेरिंग से नीचे गया ओसोफेगस में, जब निगला हमने, तो निगला क्या, हमने निगला, हमने बोलस निगला। और ये बोलस टर्मिनोलॉजी याद रखना, क्योंकि जब पेट से निकलेगा तो वहां पे बोलस नहीं रह जाएगा। पेट से जब निकलेगा तो इसी को बोलेंगे काइम। मींस मुंह से नीचे गया इसोफेगस में तो बोलस, और पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो काइम। वो कैसे होगा आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे। अब किसका भाई, बक्कल कैविटी हो गई। इसके बाद बात करते हैं एक चीज और, एक और बात कर लो बस, और कुछ नहीं, है ना, बस 2 मिनट और। काफी बड़ा वीडियो हो रहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है और बड़ा है।
दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारी आती है क्या, इसोफेगस। इसोफेगस, ठीक। अब इसोफेगस की बात करें तो ये क्या है, आपकी इसोफेगस है ना। तो इसोफेगस में भाई देखो यहां पे आपने बोलस को लिया, इनटेक किया, नीचे आया डिग्लू, जैसे निगले, इस निगलने के प्रोसेस को, स्वॉलोइंग की प्रोसेस को क्या बोले, डिग्लूटिनेशन। अब एक चीज और ध्यान रखना कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल को जब भी देखा करो मेरा वीडियो तो 480 पिक्सल पे सेट कर लो, सारा सब कुछ एकदम क्लियर दिखेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब ये जो फूड पाइप है, अब देखो यहां से हमने खाना खाया, अगर ये फूड पाइप जिस तरह स्ट्रेट दिख रही है, ठीक, और यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका है स्टमक जे शेप्ड। अब यहां से खाना खाया, सीधा पेट में आ गया, है ना। धड़ाम धड़ाम की आवाज नहीं आएगी अगर गिरने लगेगा, यहां से खाया धम, यहां से खाया धम। यहां पे क्या होता है, ढेर सारा HCl उछल उछल के चारों तरफ दीवालों में गिरने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं। यहां पे क्या है, ये एकदम इस तरह से नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसोफेगस में, इसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इसोफेगस, किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, यहां पे परफॉर्म क्या होता है, ओनली पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, है ना। सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्सिस परफॉर्म होती है जब आप खाना खाते हो। तो जब खाना खाते हो तो खाना खाने के समय ऐसे पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, ये छोड़ता है, फिर पकड़ता है, ये छोड़ता है, फिर पकड़ता है, ये छोड़। तो इस तरह करते करते इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अलग अलग पार्ट का इस तरह से, भाई ये पकड़ेगा फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा फिर छोड़ेगा, इस तरह से करके ये स्टमक तक पहुंचेगा। अब ये आया, बहुत सारी हवा गई, हवा के साथ बहुत सारा एंजाइम है, फिर भी सारा बैक्टीरिया नहीं मरा, बहुत सारा बैक्टीरिया आ गया, फिर भी लाइसोजाइम नहीं मार पाया। तो नीचे यहां उसका इंतजार क्या कर रहा है, पेट में, पेट में इंतजार कर रहा है हाईली एसिड, जहां पे जिसका एसिड होता है लगभग 1.8 से 2 pH, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक। तो जैसे ही आपका ये बोलस पेट में गया तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसके अंदर जितना बैक्टीरिया उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी वो सारा का सारा मर जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम शुरू करेंगे स्टमक से, ठीक। डाइजेशन किसी भी तरह का इसोफेगस में नहीं होता है। एक चीज और, 480 पिक्सल पे पूरा देख लेना, वीडियो पोस्ट होते ही तुरंत मुझे यह बताना शुरू कर देना कि अगला वीडियो स्क्रीन पे चाहिए या बोर्ड पे चलेगा। बोर्ड पे सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें हैंडमेड नोट्स होते हैं, हैंडमेड फिगर होते हैं, जो आपको एग्जाम में कैसे बनाने हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, बस ये। बाकी मेहनत मुझे इसमें ज्यादा है, स्क्रीन में कम है, लेकिन फिर भी जो तुमको ज्यादा समझ में आए, ठीक। तो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे स्टमक से। ओके, बाय।